नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवलिंग रश। नमस्कार। अभी 2022 के ये 15 तारीख ऑलमोस्ट हाफ महीना कंप्लीट हो चुका है। तो लास्ट ईयर 2021 में मैं कहाँ कौन सा एरिया एक्सप्लोर किया, कौन से टूर किए, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। और मेरे आगे चल के ये साल में क्या क्या प्लानिंग है वो उसका भी आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। तो ये मेरा वीडियो आप एंड तक देखिए और मेरा चैनल ट्रैवलिंग रश सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें लेटेस्ट अपडेशन के लिए। और मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो करें। और उसके साथ मेरी वेबसाइट www.travelingrush.in भी देखने मत भूलिए। और अभी तक जो आपने मेरे को पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे उसके लिए भी आपको धन्यवाद। तो मेरा ये वीडियो आप एंड तक देखिए तो ही आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। लास्ट ईयर 2021 में मैं बहुत से टूर की। 2 बार तो मेरी बड़ी टूर थी लॉन्ग डिस्टेंस की, नॉर्थ इंडिया की। बाकी आजू बाजू के छोटे टूर भी किए। तो उसमें से मेरी पहली टूर जो लास्ट फरवरी 2021 में थी, वो मेरी टूर थी वैष्णो देवी। उसके साथ आरएसपुरा बॉर्डर, शिवकोड़ी और बाकी का आजू बाजू का एरिया, उसके नज़दीक का भी मैं एक्सप्लोर किया। बेसिकली क्या हुआ, अप्रैल 2020 के बाद कोरोना के वेव आने के वजह से मैं एवरी ईयर वैष्णो देवी जाता है, वो 2020 में मैं नहीं जा पाया। उसके लिए मैं फरवरी में जो फर्स्ट वेव ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी और थोड़ा इंडिया भी टूरिज़्म के लिए ओपन हो चुका था, तो फरवरी के फर्स्ट वीक में मैं 4 दिन के टूर के लिए वैष्णो देवी गया। उसमें फर्स्ट डे में वैष्णो देवी पहुंचा, सेकेंड डे में वैष्णो देवी का दर्शन किया, थर्ड डे में मैं शिवकोड़ी और आजू बाजू का एरिया एक्सप्लोर किया। उसके बाद मैं नेक्स्ट डे आरएसपुरा, जम्मू का यहाँ नज़दीक जो इंडिया पाकिस्तान की इंटरनेशनल बॉर्डर है, जस्ट 15 to 20 किलोमीटर्स फ्रॉम जम्मू, वहाँ गया और वो एरिया एक्सप्लोर किया। वो भी आपने वीडियो देखा होगा। उसके बाद मैं वापस कटरा आया और नेक्स्ट डे का फ्लाइट पकड़ के बॉम्बे आया। वो मेरी टूर फरवरी 2021 में थी। उसके बाद मार्च के आसपास वापस सेकेंड वेव आ गई कोरोना की, जो डेल्टा की थी और वो बहुत ही सीवियर थी। उसके वजह से मेरा टूरिज़्म ऑलमोस्ट बंद हो चुका था। 3-4 मंथ्स मैं कहाँ भी टूर नहीं किया क्योंकि वो वेव ज़बरदस्त सीवियर थी उसके वजह से, और सब कुछ टूरिज़्म के लिए टूरिस्ट प्लेसेस भी बंद हो चुके थे। वो वेव ज़रा कम हुई तो मैं नेरल के घर में पहुंचा, वहाँ 1-2 दिन रहा। उसके बाद बाकी भी टूर मैंने की, वो भी मैं आपको बताऊंगा। वैष्णो देवी की टूर होने के बाद 2-3 महीना मैं कहाँ भी घुमा नहीं, क्योंकि वो टाइम डेल्टा की सीवियर वेव थी, सेकेंड वेव, जो इंडिया को ऑलमोस्ट इंडिया 3-4 महीने के लिए लॉकडाउन नहीं लेकिन सेमी लॉकडाउन जैसा बंद था। टूरिज़्म टोटली बीचेस, टूरिस्ट प्लेसेस बंद किए गए थे। तो वो टाइम रिस्क फैक्टर भी जाता था, उसके वजह से मैं 2-3 महीने कहाँ ही नहीं गया। जुलाई में मैं थोड़ा डेल्टा की वेव कम होने के बाद मेरे जो माथेरान के फुट नीचे जो गांव है नेरल, वहाँ मेरा घर है, वहाँ 2 दिन के लिए गया। उसके बाद मैं रेनी सीज़न में 15 जुलाई के आसपास मालशेज घाट में गया था। वो 1 डे टूर थी। जस्ट मॉर्निंग में यहाँ से निकला, 3 घंटा मालशेज घाट में जाने का लगता है। वहाँ फ़ोटोग्राफी किया, वीडियो भी किया, आपने जो देखा होगा वो करके वापस मैं शाम को रिटर्न नवी मुंबई आ गया। उसके बाद अगस्त के 3rd वीक में रक्षाबंधन था, तो मैं पुणे गया था मेरे सिस्टर के यहाँ, वहाँ 1-2 दिन था। उसके बाद वापस मैं बॉम्बे नवी मुंबई आया। सेकेंड वेव जाने के बाद हम लोग अक्टूबर में थोड़ी कम होने के बाद ड्रास्टिकली कोरोना का एक्टिव पेशेंट की डेटा भी कम आने लगा। उसके बाद गणपति के बाद बिफोर नवरात्रि हम लोग 3 दिन के ट्रिप के लिए 1 अक्टूबर को मुलशी के यहाँ गए।
जो मुंबई से अप्रॉक्सीमेटली 170 किलोमीटर है, पुणे डिस्ट्रिक्ट में आता है। वहाँ मुल्शी का बैक वाटर्स है और टाटा का प्राइवेट डैम भी है। तो वहाँ हम लोग एंकोर बॉन्टिक रिसोर्ट में गए थे 3 दिन के लिए, वो भी आपने वीडियो देखा होगा। तो ये भी मेरी एक ट्रिप बिटवीन द सेकेंड एंड थर्ड वेव के बीच में थी। उसके बाद आगे के मैंने टूर डिसाइड की थी वैष्णो देवी की। तो फाइनल तो नहीं की थी, लेकिन और अगर कोरोना के एक्टिव फिगर कम होती तो मैं जाने का डिसाइड किया था। तो मुल्शी मुंबई से 160 किलोमीटर, वहाँ जाने के लिए 2 रूट है। एक पुणे साइड से आप जा सकते हैं चांदनी चौक से राइट मार के, और दूसरा रूट है हिंजवड़ी से। हम लोग हिंजवड़ी से गए थे। और तीसरा रूट है कोकण के एरिया में तामिनी घाट, कोलाड के यहाँ, वहाँ से चढ़ाई करके आप मुल्शी के यहाँ उतरते हैं। लेकिन फास्टेस्ट रूट है एक्सप्रेस वे से पुणे की तरफ जाने का, और चिंचवड़ से या चांदनी चौक से मुल्शी की तरफ जाने का। वहाँ बहुत से डैम है वो एरिया में, वो भी हम लोग एक्सप्लोर किए, क्योंकि 2 साल में कोरोना की वजह से घूमने को नहीं मिलता था। तो थोड़ा हम लोग डिसाइड किया कि अभी वेव कम हुई है तो वहाँ जाए। तो वो टूर हमारा 3 दिन का था। दिवाली का सीज़न था। दिवाली ख़त्म होने के बाद मेरी वाइफ वैष्णो देवी और पटनीटॉप के टूर पे गई थी। और पटनीटॉप वो टूर मेरे दोस्त थी सागर सिंह ने अरेंज की थी। बहुत ही बढ़िया उनकी टूर हुई थी। होटल बुकिंग सब कुछ उसने ही किया था। उसको जो होटल मालूम था वही सब से ही किया था। पूरा उसको फ्री हैंड दिया था कि तू ही पूरा टूर चार्ट आउट करना। वो भी उनकी टूर बहुत ही बढ़िया हुई थी। मेरे वाइफ के साथ 2 दिन गए थे। उन लोग ने कवर किया था वैष्णो देवी, शिव कोडी, पटनीटॉप, वहाँ नाथा टॉप, वहाँ एक ट्रेक है शिव घाटी का, वो भी किया था। और उसके बाद वो सब देख के वो लोग अमृतसर पहुँचे थे। वहाँ वाघा बॉर्डर पे भी गए थे। वाघा बॉर्डर एरिया भी एक्सप्लोर किए थे। गोल्डन टेम्पल गए थे। जालियाना बाग के लिए गए थे, लेकिन वो जालियाना बाग वो टाइम रिनोवेशन की वजह से बंद था। वो टूर उनका 7 दिन का था। तो वो टूर होने के बाद मेरी टूर की बारी थी, तो मैं वो भी आपको बताता हूँ। मैंने वैष्णो देवी का फ़्लाइट का बुकिंग नवंबर में किया था। और उसके बाद मैं ऑलमोस्ट मेरा 15 दिसंबर से वैष्णो देवी का 2021 का टूर चालू होने वाला था। लेकिन नवंबर एंड में इंडिया में ओमिक्रॉन ने एंटर कर दिया। बहुत से जो फॉरेन से इंडियंस क्रिसमस के लिए आ रहे थे, उन लोग में पॉजिटिव ओमिक्रॉन के पेशेंट बढ़ने लगे। उसके वजह से मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि मैं जाऊँ या नहीं, क्योंकि मीडिया भी ऐसे दिखा रही थी कि बहुत से ओमिक्रॉन स्प्रेड फास्ट होता है। नॉर्मली डेल्टा इतना फास्ट नहीं होता है, लेकिन ये फास्ट स्प्रेड होने लगा था। नवंबर एंड में तो मैं ऑलमोस्ट डिसाइड किया था कि मैं वैष्णो देवी और हिमाचल के टूर कैंसिल कर लूँ। लेकिन बाद में देखा कि ओमिक्रॉन बढ़ रहा है, लेकिन टोटल प्रिकॉशन लिया तो वो इतना डेंजरस नहीं है। और बेसिकली वो उससे आप अगर ओमिक्रॉन के वजह से आपको कोविड हो गया तो उसमें नॉर्मल पेशेंट है अभी तक तो 4-5 दिन में ही ठीक हो रहे हैं। नॉर्मल सर्दी खांसी होता है और होम क्वारंटाइन। इसलिए मैंने सोचा कि ये टाइम वैष्णो देवी जाके आए। और बीच में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी डोमेस्टिक ट्रैवलर के लिए जो महाराष्ट्र से आके बाहर से महाराष्ट्र में आते हैं उनके लिए भी एक गाइडलाइंस लाई थी कि अगर आपके दोनों वैक्सीन हो चुके हैं, आप फुल्ली वैक्सीनेटेड है, तो भी आपको महाराष्ट्र में एंटर करते हैं तो RT-PCR कंपलसरी है। लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ये गाइडलाइन उन लोग जो नोटिफिकेशन निकाला था वो विदिन 6 आवर रिवर्स कर दिया। और जो इंडिया की गाइडलाइंस थी कि अगर आप दोनों डोज ले चुके हैं तो आप को RT-PCR टेस्ट की ज़रूरत नहीं, वो फॉलो करने लगे। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं अभी वैष्णो देवी और हिमाचल का टूर करूँगा।
जो भी मैक्सिमम प्रिकॉशन लेना है वो लेने का, ज़्यादा भीड़ भाड़ में जाने का नहीं। अगर भीड़ भाड़ होगी तो वहाँ वो मार्केट में या टूरिस्ट स्पॉट पे एंटर नहीं होने का, ये मैंने डिसाइड किया और मैं वैष्णो देवी के लिए निकल पड़ा। मेरी टूर थी 16 नवंबर से 16 दिसंबर से 23 दिसंबर तक की। उसमें मैंने कवर किया। फर्स्ट डे मैं वैष्णो देवी कटरा में पहुंचा। नेक्स्ट डे मैं और मेरे लड़के ने वैष्णो देवी की टूर की। अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 7-7 बजे होटल से निकले। मैंने ये टाइम घोड़ा बुक किया था क्योंकि एक हफ्ते पहले ही मेरे पाँव में मोच आई थी। उसके वजह से जाके और आने के 28 किलोमीटर चढ़ाई करना भी थोड़ा मेरे को मुश्किल लग रहा था, इसलिए मैंने ये टाइम डिसाइड किया कि घोड़े से जाए। तो घोड़े से हम लोग जाने का जर्नी और आने का जर्नी भी किया और वो हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 7-8 आवर्स में हम लोग ने कंप्लीट कर दिया। एक साइड जाने के लिए 3 से 4 घंटे लगते। इमीडिएट मेरे को मेरे दोस्त के वजह से आर्मी का VIP दर्शन मिला। वो दर्शन लिया और रिटर्न शाम को 4 बजे तक हम लोग वापस कटरा टाउन में पहुंच गए। मैं 16 दिसंबर को मॉर्निंग का फ़्लाइट पकड़ के दिल्ली पहुंचा। अराउंड 9:30 में दिल्ली पहुंचा। उसके बाद मेरा दिल्ली से जम्मू फ़्लाइट था, वो अराउंड 1:30 बजे का था। लेकिन एक दिन पहले मेरे को समझा कि मेरा फ़्लाइट 3 आवर्स डिले है, तो वो फ़्लाइट मेरा ऑलमोस्ट 4:15 बजे का था। विदिन 1 आवर में हम लोग जम्मू पहुँचे। वहाँ मेरा दोस्त सागर सिंह भी आया था, जो एवरी ईयर मेरे लिए मदद करता है। तो वो एयरपोर्ट पर मेरे को वो और उसका लड़का आया था, उसने मुझे पिकअप किया और उसके बाद हम लोग कटरा में अराउंड 8 बजे तक पहुँचे। वो दिन हम लोग रात को रेस्ट किए। नेक्स्ट डे हम लोग वैष्णो देवी के लिए घोड़े से गए और वापस रिटर्न आए। उसके नेक्स्ट डे हमारा प्लान एक्चुअली था वैष्णो देवी का दर्शन होने के बाद नेक्स्ट डे कटरा से निकलने का और डलहौसी, चंबा, खजियार और भारमोर करने का। लेकिन हम लोग को समझ में आया कि डलहौसी में हेवी स्नोफॉल हुआ था और डलहौसी के आगे जो कालाटाप से आप खजियार जाते हैं वो रोड टोटली 4-5 दिन से बंद हो चुका था। तो दूसरा एक रोड था वाया चंबा था, लेकिन वो लॉन्ग रूट था और रिस्क ये था अगर वो दूसरे साइड से भी बंद हो जाएगा रोड तो हम लोग उधर अटक जाएंगे, क्योंकि हमारा रिटर्न बुकिंग भी था जम्मू से। तो इसलिए हम लोग ने प्लान हमारा चेंज कर दिया। हम लोग मॉर्निंग में 8 बजे के आसपास कटरा से निकले और हम लोग ने डिसाइड किया कि डलहौसी नहीं जाने के बजाय हम लोग धर्मशाला, मैक्लोडगंज के तरफ जाएंगे। तो हम लोग शाम को 7:30 बजे के आसपास मैक्लोडगंज के ऊपर भागशुनाग में, जहाँ मेरा होटल रिवाइन बुक था, वहाँ पहुँचे। लेकिन वहाँ दिक्कत ये थी कि वहाँ नॉर्थ इंडिया में वो दिन सीवियर कोल्ड की वेव आई थी। भागशुनाग जो डलहौसी से ऊपर 3 किलोमीटर और हाइट पे, वहाँ का टेम्परेचर अराउंड इवनिंग में 8 साढ़े 8 बजे ही 0 डिग्री के आसपास था और वो रात को -4 के -6 तक पहुंचा था। पहला हमको ठंडी लग रही थी वहाँ होटल में, तो हम लोग ने उसके जगह फर के ब्लैंकेट लिए। फर का ब्लैंकेट का एक एडवांटेज है कि फर का ब्लैंकेट, बाकी चादर, बाकी जो ब्लैंकेट है वो ठंडे पड़ते हैं, लेकिन फर का ब्लैंकेट ठंडा नहीं पड़ता है। तो हम लोग ने क्या किया, हमारा जो बेड था उसके ऊपर हम लोग ने फर का ब्लैंकेट डाल दिया और ऊपर चादर ब्लैंकेट भी फर का ले लिया। तो उसके वजह से हमको बिल्कुल ठंड नहीं लगी। वहाँ वो एरिया में अगले 3-4 दिन मेरा मैक्सिमम टेम्परेचर से 8-10 डिग्री के आसपास था और मिनिमम टेम्परेचर ये -2, -3, -4 ऐसा भी जा रहा था। तो वहाँ फर्स्ट डे हम लोग पहुँचे। नेक्स्ट डे हम लोग भागशु वाटरफॉल देखने के लिए गए। जो वाटरफॉल हमारे यहाँ से वॉकिंग पे था। जो भागशुनाग टेम्पल था वहाँ से
वो भाक्षु वाटरफॉल की एंट्री थी। वो एक्चुअली 1 से 1.5 किलोमीटर का ट्रैक बोलते हैं, लेकिन वो होगा एक्चुअली 3 किलोमीटर के आसपास, क्योंकि हमको उतना टाइम 1 घंटा वो ट्रैक के लिए लगा। और बीच में के बाद तो उसकी स्टीप चढ़ाई थी। रास्ता अच्छा था, मॉडरेट रिस्की था, रिस्क ऐसे कुछ नहीं थी। ट्रैक था लेकिन प्रॉपर रूट था चलने के लिए, तो उसके वजह से कोई दिक्कत नहीं थी। वहाँ हम लोग भाक्षुनाथ का वाटरफॉल देखा। उसके बाद हम लोग वापस होटल में आ गए। नेक्स्ट डे हम लोग गए धर्मशाला का एरिया एक्सप्लोर करने के लिए। भाक्षुनाथ से नीचे 3 किलोमीटर पर मैक्लोडगंज है, और उसके बाद आप और नीचे उतरते हैं, वो खड़ी उतराई है, वो कंप्लीट करने के बाद आप धर्मशाला में पहुंच जाते हैं। धर्मशाला में हम लोग पहले धर्मशाला का HP क्रिकेट एसोसिएशन का स्टेडियम देखने के लिए गए। वहाँ आपको अंदर जाने के लिए 20 रुपये का एंट्री टिकट है। आपको स्टैंड में आप जाके पूरा स्टेडियम का व्यू देख सकते। बेसिकली वहाँ एक वो बहुत ही पिक्चरस और स्टनिंग व्यू था स्टेडियम का। पीछे साइड स्नो कवर माउंटेन थे, और ये वर्ल्ड का हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे स्थित स्टेडियम है। वो देख के हम लोग और मेमोरियल देखने के लिए गए। जो वहाँ टाइगर हिल का हीरो कैप्टन बात्रा, सौरभ कालिया, इनके भी वहाँ शहादत के पूरे डिटेल्स लिखे थे। वहाँ जो हिमाचल प्रदेश में जो आर्मी में शहीद हुए उनका वो स्मारक है, बहुत ही अच्छी तरह मेंटेन किया था। और बेसिकली वहाँ भी टिकट था, तो टिकट था वो अच्छा था, उसके वजह से वो लोग इजीली मेंटेन कर सकते थे। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले आगे। बीच में एक जगह मोमो खाए, और उसके बाद हम लोग टुवर्ड्स चामुंडा मंदिर के तरफ गए। चामुंडा मंदिर धर्मशाला से नहीं, पहले तपोवन देखे, जो हिमाचल की सेकेंड राजधानी अब हो रही है। शिमला से अभी वहाँ उसको तपोवन में शिफ्ट करने वाला है। वो एक धर्मशाला से 10 किलोमीटर थी, और वहाँ विधानसभा भी ऑलरेडी बिल्ट हो चुकी है। वो देख के हम लोग आगे चामुंडा मंदिर के तरफ गए। मैं चामुंडा मंदिर ये 3rd टाइम जा रहा था, और चामुंडा मंदिर में 7-8 साल पहले देखा था, तो वहाँ वो टाइम में 2-3 धर्मशालाएँ थी, बाकी एरिया टोटली ओपन था। लेकिन अभी ये चामुंडा मंदिर का भी मैसिव रीडेवलपमेंट हो चुका है। आजू बाजू में बहुत सी अच्छी फैसिलिटी, धर्मशाला, होटल्स बन चुके हैं, और वहाँ आप अगर रहना चाहते हैं तो सस्ते में धर्मशाला भी मिल जाती है। और बाकी वहाँ कार पार्किंग, प्रसाद के लिए शॉप्स, ये प्रॉपर तरीके से बनाए गए हैं। वो देखे हम लोग टुवर्ड्स पालमपुर टी एस्टेट के तरफ गए। वो वहाँ से अराउंड 20 किलोमीटर्स था। उसके बीच में हम लोग गोपालपुर के एक प्राइवेट टी एस्टेट में भी टी गार्डन में गए। वहाँ से हिमालय का जो ढोलाडाल रेंज है, उसके ऊपर का जो हिमालय है 10,000 फीट का ऊपर का, उसका स्नो कवर माउंटेन ज़बरदस्त दिखता है। वो देख के हम लोग पालमपुर वाया पालमपुर बैजनाथ गए, जो हिमाचल के सबसे पूजनीय शिव का मंदिर है। वो एक पुराने मंदिर है, अप्रॉक्सीमेटली 8-10 हज़ार साल पुराना होगा, लेकिन बहुत ही बढ़िया है। लेकिन वहाँ हमको वीडियोग्राफी करना अलाउड नहीं था, उसके वजह से मैंने सिर्फ फ़ोटो डाले थे, वो भी आपने वीडियो देखा होगा। एक दिन हम लोग भाक्षुनाथ से नड्डी, धर्मकोट ये एरिया देखने को गए थे। नड्डी में नड्डी व्यू पॉइंट है, वहाँ से आपको हिमालय की रेंजेस दिखती है, बर्फ़ स्नो कवर्ड माउंटेन्स दिखते हैं। वहाँ से ट्रोन का ट्रैक भी होता है, लेकिन वो फ़िलहाल बंद था। उसके साथ नज़दीक और एक धर्मकोट है, मेरा भाक्षुनाथ से और ऊपर है, वहाँ से भी नड्डी के लिए आप एक ट्रैक करके जा सकते हैं। धर्मकोट तो मेरे यहाँ से बहुत ही नज़दीक था, लेकिन वहाँ से भी हिमालय के रेंजेस और स्नो कवर्ड माउंटेन बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छी तरह दिखते हैं। भाक्षुनाथ का जो मंदिर है भाक्षुनाथ का, वो भी बहुत ही पुराना है। 10 मैं उधर पंडित से पूछा तो वो बोले ऑलमोस्ट 10,000 ईयर ओल्ड है।
लेकिन आई थिंक वो टेम्पल वहाँ के जो शेफर्ड रहते हैं और उन लोग ने उसका निर्माण किया होगा, लेकिन उसकी एग्जैक्ट हिस्ट्री किसी को भी मालूम नहीं है। और भक्षुनाथ टेम्पल है, वहाँ से ही आप आगे जाके भक्षुनाथ का ट्रेक करते हैं। भक्षुनाथ का ट्रेक, अभी पानी तो वाटरफॉल में इतना पानी नहीं था, लेकिन बारिश के सीज़न में बहुत ही पानी का फ्लो ज़बरदस्त रहता है। कई टाइम वो भक्षुनाथ वाटरफॉल के लिए जाने का रास्ता भी बंद कर देते। जो लास्ट रेनी सीज़न में जो जुलाई अगस्त में वहाँ फ्लड आया था, उसके मेन रीज़न था कि वहाँ भी इन्वायरमेंट का थोड़ा इन्वायरमेंट जो है, जहाँ वहाँ जो झाड़ है, पेड़ है, उसको तोड़ा जा रहा है डेवलपमेंट के लिए, उसके वजह से ही वो फ्लड आया था। वहाँ जो नाले के बहुत से रास्ते थे ब्लॉक हुए थे, तो वो उसका पानी सीधा मैक्लोडगंज के रास्ते से स्लोप से नीचे गया था। उसके वजह से भी बहुत सी गाड़ियाँ वो टाइम में बह गई थी। मैक्लोडगंज में एक बड़ी दिक्कत है कि वहाँ पार्किंग की बहुत दिक्कत है। वहाँ बहुत कम होटल्स में ही पार्किंग है। तो अगर आप गाड़ी लेके आते हैं तो आप मैक्लोडगंज में रहने से अच्छा भक्षुनाथ में जाइए, क्योंकि भक्षुनाथ थोड़ा ऊपर है और वहाँ आपको पार्किंग थोड़े मिल भी जाते हैं। वहाँ भी मार्केट में शाम के टाइम में बहुत सी दिक्कत होती है ट्रैफिक की, क्योंकि रोड छोटा है और सामने से गाड़ी आएगी तो भी प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि वहाँ वन वे नहीं है। मैक्लोडगंज में आने जाने का रास्ता अलग है, वैसा भक्षुनाथ में नहीं है। जो मैक्लोडगंज में पहला 20 साल पहले भी आया था, लेकिन वो टाइम में एक्सप्लोर नहीं किया था, जस्ट वन नाइट के लिए वहाँ था। भक्षुनाथ का नेक्स्ट डे हम लोग कवर करने गए लोकल मार्केट और एरिया। वहाँ हम लोग ने एक चर्च पुराना 1857 में बिल्ड किया हुआ देखा। उसके बाद हम लोग नड्डी के व्यू पॉइंट पे गए, वहाँ बहुत ही स्टीप चढ़ाई थी। उसके पहले हम लोग डल झील देखने गए। जो मणिमहेश की यात्रा नहीं कर सकते और बुढ़ापे के वजह से या कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं करते, तो यहाँ के लोकल लोग ये डल झील में स्नान करते हैं। गर्म पानी का एक स्नान होता है और एक ठंडे पानी का, और उसके बाद सामने एक शिव का मंदिर है, दुर्गेश्वर मंदिर, वहाँ दर्शन किया तो उनको वही पुण्य जो मिलता है जो मणिमहेश की यात्रा करने में, क्योंकि मणिमहेश की यात्रा है बहुत ही टफ है और 3-4 दिन की है। वो नॉर्मल लोगों को भी जमती नहीं है, तो ओल्ड सिटीजन के लिए कैसे जमेंगी, ये भी एक दिक्कत की बात है। तो वो उधर का जो मणिमहेश यात्रा का पुण्य सेम पुण्य आपको यहाँ डल झील में डुबकी लगाने के बाद मिलता है। उसके बाद शाम को हम लोग धर्मकोट की तरफ गए। धर्मकोट मेरे भक्षुनाथ से और ऊपर था। वहाँ बहुत से फॉरेनर लोग रहने को आते हैं, क्योंकि वहाँ स्पिरिचुअल योगा और बाकी चीज़ें करने के लिए बहुत बढ़िया जगह है और बहुत शांत है। वहाँ से आपको भक्षुनाथ भी नीचे दिखता है और मैक्लोडगंज और ऊपर नीचे दिखता है। वहाँ से एक शॉर्टकट था, वहाँ से हम लोग मेरे होटल के आए गाड़ी से, लेकिन वो स्टीप स्लोप था, वहाँ एक्सपर्ट ड्राइवर की गाड़ी चला सकता है। मेरी वैष्णो देवी की टूर भी पूरी अरेंज की थी। मेरे दोस्त जो वैष्णो देवी के हैं सागर सिंह ने, ये टाइम मैंने होटल कुछ भी बुक नहीं की थी। मेरे को सागर सिंह मेरे दोस्त बोला था कि ये टाइम मैं जो होटल करता हूँ वो आप उसमें आप रह के देखिए। सब होटल बढ़िया थी, खास करके भक्षुनाथ का रवीन होटल था, वो तो बहुत ही बढ़िया था। 3-4 का होटल था, उधर का खाना भी ज़बरदस्त था। और उधर के जो स्टाफ थे, वहाँ जो मैनेजर है अमित जी, वो भी बहुत ही कोऑपरेटिव और बहुत ही केयर करने वाले थे। जब हम लोग भक्षुनाथ में पहुँचे थे तो वहाँ का टेम्परेचर ऑलमोस्ट रात का -4 था, तो मेरे को फर के ब्लैंकेट भी उन लोग ने प्रोवाइड किए। उसके वजह से फर के ब्लैंकेट में क्या होता है, बाकी ठंड बढ़ती है तो आपके चद्दर और आपके गद्दे ये सब ठंडा हो जाता है, लेकिन फर का ब्लैंकेट अगर आप ले लेंगे तो उसमें वो ठंडक नहीं आती है और आपको प्रॉपर आपका ठंड से बचाव होता है।
तो वो भी उन लोग ने मेरे को 2-3 ब्लैंकेट दिए थे। मैंने मेरे चादर के ऊपर वो ब्लैंकेट भी बिछाया था, और उसका और एज ए चादर भी 2 ब्लैंकेट में और मेरे लड़के के लिए थी। आगे भागशोनाथ में भी मैंने एक छोटा ट्रैक किया था, भागशो वाटरफॉल तक। वो ऑलमोस्ट, वो बोलते 1 किलोमीटर है, लेकिन आई थिंक वो 2 या 3 किलोमीटर का ट्रैक है। उसमें बीच में थोड़ी ज़्यादा चढ़ाई है, एकदम सिंपल ट्रैक है, किसी वैसी रिस्क नहीं है, प्रॉपर रोड है, और बाजू में बैरिकेड्स भी डाले गए हैं, और थोड़ी सीढ़ी है, थोड़ी सीढ़ी है, उसके वजह से वहाँ प्रॉब्लम, थोड़ी चढ़ाई में प्रॉब्लम आता है। बाकी देखा जाए तो ये टूर में मेरे दोस्त ने बहुत ही बढ़िया की थी। तो आगे चल के मैं भी ट्रैवल टूरिज़्म के बिज़नेस के बारे में सोच रहा हूँ, तो वो भी अभी वर्कआउट करना है। लेकिन अभी ओमिक्रॉन के ये 3rd वेव आने की वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है। बहुत से जनवरी में के जो प्लान थे टूरिज़्म के, लोगों ने कैंसिल कर चुके हैं। देखते हैं अभी टूरिज़्म ये वेव के वजह से कितना इफ़ेक्ट होता है। आई थिंक ये वेव 2 से 3 महीने तक रह सकती है, उसके बाद कम होगी। तो ऑलमोस्ट लोगों के 4-5 मंथ्स भी अभी वेस्ट होने वाले हैं। वो टूरिज़्म हाई रिस्क पे कर सकते हैं। देखो, अभी लॉकडाउन तो नहीं लगेगा, लेकिन रिस्ट्रिक्शन आएगी। बहुत लोग उसके वजह से डर जाते हैं, अगर मैं पॉजिटिव हो जाएगा तो मेरे कितने क्या प्रॉब्लम आएगी, वो बहुत से लोग डरते हैं। बाकी देखा जाए तो अगला साल, ये 2022 में अभी देखते हैं क्या टूर करने का। मेरा एक मैं वैष्णो देवी तो नवंबर दिसंबर में, अगर कौन सी 3री, 4th, 5वीं वेव नहीं आती है तो मैं ज़रूर जाऊंगा। वो मेरा हर ईयर का प्लान फिक्स है। मैं भले किधर भी नहीं जाऊंगा, लेकिन उधर 100% जाता हूँ। ये साल मेरी जो 2020 दिसंबर में टूर, 21 के दिसंबर में टूर हुई, वो मेरी वैष्णो देवी की 28 टूर थी। देखते हैं, उसके साथ मेरे बाकी भी साउथ में थोड़ा जाने का प्लान है। मेरा श्रीलंका टूर भी मेरे चार्ट में थी 2 साल से, लेकिन वो टाइम का ये लगने के वजह से, लॉकडाउन लगने की वजह से मैं नहीं जा सका। और श्रीलंका ने भी अपने एरिया बंद कर चुका है, टूरिज़्म के लिए, इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए बंद किया था वो। लेकिन मेरे इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी है, देखते हैं अभी कैसे करने का। बाकी मेरा एक करतारपुर का भी जाने का, जो पाकिस्तान में करतारपुर कॉरिडोर है, वहाँ जाने का भी प्लान था, जो मैं 3 अप्रैल 2020 को लॉकडाउन होने के टाइम करने वाला था। लेकिन मेरा बुकिंग, वो कॉरिडोर का परमिशन भी मेरे को जाने की मिल चुकी थी सर। सिर्फ मेरे को वो टाइम अमृतसर का फ़्लाइट बुकिंग करने का था मेरा 2-3 दिन, लेकिन लॉकडाउन मार्च एंड में लग चुका। उसके वजह से वो भी करतारपुर कॉरिडोर भी बंद कर दिया गया। उसके वजह से मैं वहाँ नहीं जा सका। बाकी देखना है तो ये भी करतारपुर कॉरिडोर मेरा करने का प्लान है। मैं मोस्ट प्रोबेबली वैष्णो देवी जाऊंगा, तो वो टाइम वैष्णो देवी का दर्शन करके आजू बाजू का टूर करके अमृतसर आऊँगा। वहाँ से अराउंड 60-70 किलोमीटर पे डेरा बाबा नानक है, वहाँ से आप एंटर करते हो करतारपुर कॉरिडोर के लिए। करतारपुर कॉरिडोर में आप मोस्टली वहाँ वो मॉर्निंग में जाके शाम को 4 बजे के पहले आपको इंडिया में रिटर्न आना पड़ता है। करतारपुर पाकिस्तान में है। बाबा गुरु नानक ने अपने आखिरी 18 साल यहाँ बिताए थे, तो वहाँ गुरुद्वारा है, और उसके आजू बाजू में जहाँ उनके अंतिम संस्कार किए गए थे वो एरिया भी है। तो वो भी मेरा जाने की कोशिश होगी। तो मैं वहाँ जाऊँगा, तो वहाँ मेरे यूट्यूब के पाकिस्तान के 1-2 फ्रेंड्स भी है, यूट्यूबर है, उनको भी मैं अगर टाइम पे उनको लोग को मैं आ रहा हूँ बोलूँगा तो वो भी आ जाएगा, और उनसे भी मैं मिल पाऊँगा। बाकी अभी एक गुड न्यूज़ है कि अंडमान निकोबार में इसके पहले टूरिज़्म के लिए ओनली अंडमान ओपन था, उसमें नॉर्थ अंडमान भी ओपन नहीं था, साउथ अंडमान ओपन था। उसमें पोर्ट ब्लेयर और आजू बाजू का एरिया आता है, हैवलॉक आइलैंड, नील आइलैंड जैसे। तो अभी मेरे को समझ में आया कि अभी
नॉर्थ अंडमान भी ओपन हो चुका है। उसमें दिगीपुर है, जो आप जंगल से वहाँ जाते हैं, ऑलमोस्ट वो 200-300 किलोमीटर की जर्नी है। वहाँ भी पूरे वर्जिन बीचेस है जो अभी तक इतने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं हुए हैं। इसके साथ एक और न्यूज़ है कि आप अभी कार निकोबार में भी जो इंडिया का लास्ट पॉइंट गिना जाता है, इंदिरा पॉइंट, वहाँ तक आप जा सकते हो प्रॉपर परमिशन लेके। पोर्ट ब्लेयर से वहाँ शिप से जाना पड़ता है और वो जर्नी ऑलमोस्ट 1 डे की जर्नी है। उसके बाद आप आगे भी बहुत से बीचेस एक्सप्लोर कर सकते हैं और वहाँ भी आपको थोड़ा सा मैक्रूज से एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे जाना पड़ता है। वहाँ भी सुनामी के वजह से बहुत से रोड डिस्ट्रॉय हुए थे, वो भी अभी रिपेयरिंग चालू हो चुका है। वहाँ एक 65 किलोमीटर का रोड भी बन रहा है जो एक आइलैंड को दूसरे आइलैंड से ब्रिज से कनेक्ट होगा। वो भी मेरी एक ख्वाहिश है वहाँ जाने की, लेकिन ये टाइम में मैं जाऊँगा, अभी देखते हैं 2022 में जाता हूँ, 2023 में या 2024 में। लेकिन मैं ये टाइम जाऊँगा तो मैं बाकी हैवलॉक आइलैंड और नील आइलैंड मोस्ट प्रोबेबली कवर नहीं करूँगा। अंडमान पहुँचूँगा और उधर से शिप से कार निकोबार एरिया में जाऊँगा। आप जो इंडिया का लास्ट पॉइंट बोला जाता है इंदिरा पॉइंट, वहाँ इंदिरा गांधी का स्टैचू है और लाइट हाउस है। वहाँ से इंडोनेशिया की मेन लाइन की दूरी जस्ट 165 किलोमीटर है, लेकिन सुनामी में वहाँ बहुत तबाही हुई थी। वो देखे कैसे होता है, वो भी मैं वो सोच रहा हूँ। मेरे को कोस्टल कर्नाटका भी एक्सप्लोर करना है, वो भी सोच रहा हूँ, देखते हैं कैसा करना है। लेकिन अभी फ़िलहाल तो 1-2 महीना जाने की दिक्कत है, देखते हैं कैसा करेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी डेली व्लॉग्स भी डालूँ बाकी के हमारे एरिया के कवर करने के। देखिए कैसा डेली व्लॉग का मैं शूट कर सकता हूँ या नहीं, वे भी वो देखूँगा। तो ये मेरी जर्नी थी 2021 की। कोरोना की वजह से उतनी ज़्यादा नहीं हुई, सिर्फ मैं नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा गया और लोकल थोड़ा टूरिज़्म किया। तो ठीक है, कोरोना की वजह से प्रिकॉशन लेने का था, उसके वजह से मैं नहीं जा सका। तो 2022 का भी मेरे बहुत से प्लान्स है, देखते हो ये कोरोना की उसके वजह से मेरे कितने सक्सेसफुल होते हैं। मेरे को कोकण के बहुत से बीचेस भी एक्सप्लोर करना है, देखते हैं कैसे जमता है। होम स्टे के साथ मेरे को इंडिया के बहुत से एरिया कवर करना है और उनका होम स्टे का करने का एक बड़ा एडवांटेज होता है कि लोकल जो उनके कस्टम्स है वो भी आपको समझ में आते हैं और आप लोकल फूड भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो होटल्स में जाएगा तो मिलता है, लेकिन उनके घर में जो खाना मिलता है उनके हिसाब से बनाया जाता है, वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और होटल में क्या रहते हैं, बाहर से कुक आते हैं, तो वो उनका जो फेमस डिशेस है वही यहाँ आप लोकल डिशेस भी खा सकते हो। तो मैं अभी ये साल में मोस्ट प्रोबेबली मैं सब जो टूर करूँगा वो होम स्टे के साथ करने का सोच रहा हूँ। तो अभी तक का मेरा जर्नी 2021 की ऐसी थी और 2022 का क्या क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो मेरा चैनल में आप बहुत लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो ही मैं आपको नए नए वीडियो भी दिखा पाऊँगा। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मैक्सिमम शेयर करें। तो लोगों को भी अगर कौन सा एरिया एक्सप्लोर करना है तो और मैं वहाँ घूम चुका हूँ और मेरा वीडियो तो आप वो देख सकते, उसको भी अंदाज़ा आ सकता है कि क्या क्या देखना है और क्या क्या नहीं देखना है और वहाँ क्या रिस्ट्रिक्शन है, क्या ओपन है, ये भी उनको समझ सकता है। तो वंस अगेन अब तक आपने मेरी जर्नी में जो सपोर्ट किया उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा। और मेरा चैनल ऐसे ही देखते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो करो और मेरी वेबसाइट www.travelingraj.in भी देखना मत भूलिए। वहाँ मेरे बहुत से पुराने वीडियो है और मेरे रिटर्न व्लॉग्स है। मैं अभी जो फ़िलहाल वैष्णो देवी और हिमाचल का टूर किया था उसके भी ब्लॉग्स में अगले 8-10 दिन में वहाँ रिटर्न ब्लॉग डालने वाला हूँ, तो वो भी पढ़िए। और वंस अगेन आपका अभी मैं शुक्रिया अदा करके
मैं अभी ये वीडियो यहाँ ही ख़त्म कर रहा हूँ। तो बाय बाय, टेक केयर और थैंक यू। पूरा कोरोना के साथ केयर करो। धन्यवाद, बाय बाय।